हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी भाई। तेजस एजुकेशन हब पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हमारा जो डेली का एक सेशन है जिसमें हम डेली राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं। देखो, 2 दिन से क्लासेस नहीं आ रही थी, थोड़ी सी तबीयत डाउन थी इसलिए। लेकिन हम क्या है, इसे बीच में नहीं छोड़ सकते। हमारा जो कंटिन्यू है सेशन उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और आज का देखो थॉट क्या है। देखिए, ये हमारा थॉट है जो कि महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया है। और इसके अंदर देखो क्या है, ऑल दैट वी आर इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट वी हैव थॉट। कहने का मतलब, हम जो कुछ भी हैं वह हमारे विचारों का परिणाम है। देखो, ये बहुत अच्छा थॉट है। इसे हम अपने क्या है, एसे राइटिंग जो है, या फिर मान लो इथिक्स जो पेपर 4 है उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और कई बार डायरेक्ट ऐसे थॉट ही पूछ लिए जाते हैं आपसे, लेकिन आपके पास वो कंटेंट नहीं होता, ठीक है। आज क्या है, देखो ये छोटा सा थॉट है, एक बार इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहेंगे, ताकि भाई देखो आप लोगों के सामने क्या है ना, कुछ लिखने के जो विचार वगैरह ऐसी जो चीजें आ जाती हैं, तो कुछ चीजें लिखने के आप देखो क्या क्या चीजें इसके अंदर से निकाल सकते हो, क्या क्या एग्जाम्पल आप सेट कर सकते हो, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो देखो हमारे पास, अगर मैं बात करूं तो लोग जो है ना, उनके पास, लोगों के पास सिर्फ 2 प्रकार के विचार होते हैं। एक होते हैं पॉजिटिव और एक होते हैं नेगेटिव, जिसे हम सकारात्मक और नकारात्मक बोलते हैं। यह लोगों पर निर्भर करता है कि वो कौन सा चूज करते हैं, ठीक है। जो जैसे विचार चूज करेगा वो वैसे ही अपने, मतलब भाई जीवन को, अपने जीवन का निर्माण करेगा, ठीक है। अगर मान लो कोई पॉजिटिव विचारधारा के साथ चलता है तो उसका जो जीवन है हमेशा पॉजिटिव, जो सकारात्मक जो सोच है उसके साथ आगे बढ़ेगा। और किसी के अंदर अगर नेगेटिव विचारधारा है तो वो हमेशा नेगेटिव विचारधारा के साथ ही हर जगह उसको नकारात्मक चीजें ही दिखाई देंगी। ये जो विचार होते हैं ना, यही मनुष्य निर्माण में योगदान होते हैं, यही मनुष्य निर्माण करते हैं। अगर मैं एक बात समझाना चाहूं, जैसे कोई भी एक सफल व्यक्ति है, वो कभी भी क्या सोचेगा कि भाई मैं अपने जीवन में आरामदायक और शांतिपूर्वक जीवन जीवन है वो जीना चाहता हूं। और ये इसलिए जीना चाहता हूं ताकि, और उसी के लिए क्या है, मैं सफल होना चाहता हूं, सक्सेस होना चाहता हूं, ठीक है, सक्सेसफुल व्यक्ति बनना चाहता हूं। ये जो है ना, ये जो विचार है, ये आपके, आप यूं समझ लो कि भाई आपके जो जीवन है, उनके जो, उसका जो आपकी जो सोच है उसका परिणाम होता है। जीवन में आप जो चाहे हासिल कर सकते हो। कुछ भी, कुछ लोग क्या होते हैं ना कि भाई सपनों के पीछे जाते हैं और उन विचारों, अपने जो जो विचार है उसके मन में, उन विचारों के अनुसार वो अपने सपनों के पीछे भागते हैं। कुछ लोग उसमें सफल हो जाते हैं, ठीक है। और कुछ लोग क्या है, उस उन उनमें असफल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मान लो आपको कुछ, मान लो जैसे कि भाई आपने क्या है, आपका कोई गोल है, आपका कोई गोल है, उस गोल को पाने के लिए अलग अलग रास्ते होंगे। कोई ऐसे रास्ते चूज करता है जिससे उसको जल्दी सफलताएं मिल जाती है, कुछ ऐसे रास्ते चूज कर लेता है जिसको, कि भाई जिसके थ्रू क्या है, वो लंबी दूरी तय करनी पड़ती है अपने क्या है, गोल को पाने के लिए। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो यहां तक पहुंचते पहुंचते अपनी क्या है, हार मान लेते हैं और उस चीज को छोड़ देते हैं। तो वो क्या हो जाते हैं, वो असफल हो जाते हैं। तो जो ये रास्ते है ना, जो वो रास्ते चूज करता है, वो क्या है, वो आपके विचारों पर निर्भर करता है कि आप किस किस तरह के विचार के साथ अपने गोल को पाना चाहते हो। तो जो ये रास्ते है ना, यही आपके जो क्या है, विचार हैं, ठीक है। आपके विचार है ये। अब देखो भाई, सीधी सी बात है, विचार क्या हो सकते हैं भाई, बुरे, अच्छे बुरे हो सकते हैं, सही गलत हो सकते हैं, ठीक है। ये जो विचार जो होते हैं ना, ये आपको आपकी जो मंजिल तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। जो सकारात्मक सोच वाले होंगे वो अपना जीवन सकारात्मक सोच के साथ जीते हैं, ठीक है। चलो इसका देखो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। हम क्या है, अपने स्वतंत्रता संग्राम से ही ले लेते हैं कि भाई हमने जो
जो अपने इंडिपेंडेंस है उससे ही हम अगर सोचें तो देखो बहुत सारे ऐसे विचारक थे, सुभाष चंद्र बोस थे, महात्मा गांधी थे, ठीक है, आप सरदार सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, चंद्रशेखर आजाद थे और भगत सिंह थे। ये जो सेनानी थे ना, ये अपनी नई क्या है, नई सोच के साथ आए थे। और इनकी सोच क्या थी भाई, उस समय ब्रिटिश साम्राज्य को क्या है खत्म करके इस हमारे देश में आजादी लेके आना। इन्होंने अपनी सोच के साथ साथ अपनी जो भाई ये बोलते हैं ना कि भाई स्वतंत्रता के लिए निडर रहे, मजबूत भारत के लिए इन्होंने क्या है पूरा योगदान दिया। अब वो और अपनी अंतिम सांस तक लड़े, और जब वो अंतिम सांस तक लड़े तो लास्ट में क्या हुआ, वो कभी डरे नहीं। उन्होंने लोगों के अंदर वो विचार इनकलकेट किए, लोगों को वो विचार दिए, ठीक है। और इसका असर क्या हुआ, लास्ट में हमें वो इंडिपेंडेंस क्या है, जो इंडिपेंडेंस है वो हमें मिली। ये सिर्फ किस वजह से हुआ, उन विचारों की वजह से हुआ, जो विचार कहीं बाहर से आए थे, हमारे हमारे अंदर वो जब आए, हमने सोचा कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा कर सकते हैं, हम भी स्वतंत्र हो सकते हैं। और इसका मेन मकसद क्या था, एक ऐसा भारत बनाना जिसके अंदर संविधान हो, लोग अपनी नई सोच के साथ जिए, लोगों के अंदर सोचने की शक्ति हो, समझने की शक्ति हो। और ये सब जो है हमें दिया गया आर्टिकल 19 के द्वारा, हमारे संविधान में भी ये सब कुछ डाला गया। तो अब क्या है, आजकल क्या है, एक गरीब तबके का व्यक्ति भी अपनी सोच और अपनी मेहनत के लगन से वो बड़े बड़े क्या है रिजल्ट हासिल कर सकता है। बचपन में क्या होता, बचपन क्या अभी भी हम सुनते हैं कि भाई जो एक रिक्शा वाला है उसका बच्चा आईएएस बन गया। हम क्या है ऐसे लोगों को ही क्यों ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि ये सकारात्मक सोच के विचार होते हैं। बनते तो बहुत लोग हैं, एक साल में हजारों लोग इस एग्जाम को निकालते हैं सिविल सर्विसेज का, लेकिन हम सिर्फ उन्हीं एग्जाम्पल को सेट करते हैं क्योंकि वो आपको आपके अंदर एक सकारात्मक सोच लेके आती है। ये रिजल्ट्स क्या दिखाते हैं कि जमीन से उठ के भी आप लोग उस ऊंचाई तक पहुंच सकते हो, ठीक है। तो ये जो है ना एक एग्जाम्पल था। देखो दूसरा उदाहरण अगर मैं बात करूं तो देखो दूसरा उदाहरण भी ले लेते हैं। भाई हमने क्या है एक लोकतांत्रिक जो है रिपब्लिक जो कंट्री है उसमें हम रहते हैं, और हमारे पास एक क्या है भाई कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, ठीक है। ये जो संविधान है हम उसने क्या है हमें कुछ मौलिक अधिकार दिए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये हमें क्या है, ये सब मिलने के बावजूद भी, यानी हर किसी को समान अधिकार मिलने के बावजूद भी क्या देखने को मिलता है कि भाई यहाँ पे जो महिलाएं हैं उनको वो सम्मान नहीं मिलता, महिलाओं को जो सम्मान है नहीं मिलता विमेन्स को। आज भी गांव देहात में हम क्या सोचते हैं कि सिर्फ महिलाएं क्या है, सिर्फ बच्चे पैदा करना, बच्चों को पालना या घर के की देखभाल करना, यही तो एक भूमिका रह जाती है, हम यही सोचते हैं। और समाज जो है कि भाई समाज को बोलते हैं कि भाई इनको इतना अधिकार नहीं देना चाहिए। ये जो गलत है ना, ये ऐसी सोच वाले लोग होते हैं जो नकारात्मक सोच के लोग होते हैं, जो समाज को जो सकारात्मक सोच से नहीं सोचते हैं। लेकिन आज भी गांव देहात में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सकारात्मक सोच वाले हैं, वो अपने बच्चों को जो बच्चों को क्या है विमेन्स को एक अच्छी पोजीशन प्रोवाइड करते हैं, अच्छी एजुकेशन देते हैं, वो जो चाहते हैं वो अचीवमेंट्स उनको मिलती हैं। तो ये सब चीजें है ना हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो कहने का मतलब जो ये है ना सकारात्मक और नकारात्मक जो सोच है, ये देखो अगर मान लो किसी के अंदर सकारात्मक पॉजिटिव क्या है अगर थॉट्स हैं तो वो क्या कर सकता है, वो बड़ी से बड़ी मुश्किल में, अब देखो पॉजिटिव सोच वाले क्या करते हैं भाई, देखो सीधी सी बात है, अगर मान लो किसी के जीवन में मान लो शुद्ध विचार वाला कोई व्यक्ति है और वह क्या है, मान लो भाई जब भी वो व्यक्ति, शुद्ध विचार का मतलब क्या है पॉजिटिव जो सकारात्मक सोच वाला जो व्यक्ति है, वो जब भी कठिन से कठिन परिस्थितियों में आता है तो वो उसमें अपनी सकारात्मक सोच से कठिन परिस्थिति को भी वो अपने खुश और मतलब भाई
खुशी से निकाल देता है। और जीवन की जो ये कठिन परिस्थितियां हैं, उस मुश्किल भरे दौर में भी उसको क्या मिलती है? हिम्मत मिलती है। वो जो हिम्मत है ना, बनाए रखने की जो ताकत कहां से आती है? वो आती है इन सकारात्मक पॉजिटिव सोच की वजह से। वो क्या है? एक एक उसके मन में सोच होती है कि हाँ मैं कर जाऊंगा, कोई नहीं, ये दौर निकल गया वो भी निकल जाएगा। हम लॉकडाउन से निकल चुके हैं। लॉकडाउन में इतनी परेशानियां थी, जब वो इतना खतरनाक दौर देख लिया तो ये तो छोटी सी क्या है, कठिनाई है। ऐसे करते हुए लोग एग्जाम्पल सेट करते हैं और उससे क्या है, बाहर निकल जाते हैं। ये जो सकारात्मक सोच है ना, यही हिम्मत देती है। लेकिन कुछ नकारात्मक सोच वाले क्या करते हैं? वो मानसिक संतुलन खो देते हैं अपना। जब ऐसी कठिन परिस्थिति आती है, वो सहन नहीं कर पाते अपनी हार को। वो क्या है, और उसका बहुत बड़ा नुकसान उन्हें झेलना पड़ता है। तो यहां पे क्या पता चला कि भाई जो सकारात्मक सोच है ना, वही हमारी सफलता की एक कुंजी भी है। आप ये बोल सकते हो हमारे स्वास्थ्य की, और हमारे जो है ना स्वास्थ्य की। क्यों? क्योंकि हमारा जो मानसिक अगर संतुलन सही रहेगा, तभी तो हम इस समाज में, इस जीवन को अच्छे से जी के क्या है, अपनी जो सफलता है उसको हासिल कर पाएंगे। तो कभी भी नकारात्मक सोच के साथ नहीं चलना है, नेगेटिव पॉइंट्स कभी भी दिमाग में नहीं लेके आने हैं। तो ये जो है ना, मैंने एक थोड़ा सा क्या है आपको समझाने की कोशिश की है कि इस टाइप के अगर क्वेश्चन आ जाए तो बहुत सारी चीजें लिखने को होती है, आप बहुत सारे पॉइंट्स लिंक कर सकते हो। ठीक है, चलो अब क्या है, हमारे आज के क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। देखो आज का क्वेश्चन क्या था, डिस्कस द कमेंट ऑफ अल ब्रूनी ऑन इंडियन सोसाइटी। भाई देखो अल ब्रूनी है, उन्होंने भारतीय समाज के ऊपर क्या टिप्पणी की थी। ठीक है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। दूसरा क्या है, गिव ए क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ सुल्तान फिरोज शाह तुगलक एज ए रूलर। कि जो फिरोज शाह तुगलक है, उनके आलोचनात्मक जो है ना, आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूं आपने क्या है, पहला क्वेश्चन लिख लिया होगा अल ब्रूनी वाला। ठीक है, ये मैंने आपको 2-3 दिन पहले दिया था। चलो इसका एक बार क्या है देखते हैं इसका। ये आपका इंग्लिश में क्या है, एक्सप्लेनेशन है। सबसे पहले हिंदी में देखते हैं। देखो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है कि भाई भारतीय समाज में अल ब्रूनी की जो टिप्पणियों पर चर्चा करो। देखो अल ब्रूनी के बारे में सबसे पहले तो इंट्रो में तो अल ब्रूनी के बारे में लिखना है। ठीक है, कौन थे ये? सबसे पहली बात तो ये क्या थे, एक फारसी विद्वान थे। ठीक है, और आप यूं बोल सकते हो, ये 11वीं सदी के शुरुआत में महमूद गजनबी के शासनकाल के दौरान ये भारत आए थे। ठीक है, भारतीय समाज की बात करें, धर्म की बात करें, विज्ञान की बात करें, संस्कृति की बात करें, इनका क्या है, इन्होंने बहुत अच्छे से अध्ययन किया था और इसके लिए बहुत ही मतलब भाई प्रसिद्ध व्यक्ति माने जाते हैं। इनकी एक मौलिक कार्य थी, यानी एक बुक थी जिसका नाम था किताब उल हिंद, जिसे तारीख तारीख अल हिंद भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो बुक थी ना, इसमें इन्होंने भारतीय जीवन पर विभिन्न पहलुओं के बारे में एक बाहरी व्यक्ति का एक दृष्टिकोण प्रदान किया। ठीक है, बाहरी व्यक्ति का दृष्टिकोण का मतलब क्या होता था कि उस समय क्या आता था, बहुत सारे ऐसे राजा थे जो जिनके दरबार में बहुत सारे ऐसे पोएट वगैरह या फिर प्रसिद्ध जो है ना विद्वान रहते थे, वो भी बुक्स लिखते थे। लेकिन वो क्या है, राजा को कुछ बढ़ा चढ़ा के दिखाते थे। और अगर हमें मान लो भाई मैं अपने अपने देश की बात कर रहा हूं, तो मैं अपने देश को बढ़ा चढ़ा के ही दिखाऊंगा। लेकिन किसी बाहरी व्यक्ति के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो हमें जो कमियां हैं, जो अच्छाई है, वो सब हमें एक्यूरेट दिखाई मतलब भाई दिखाई देती है। ठीक है, तो उनकी जो टिप्पणियां थी वो आमतौर पर विस्तृत, वस्तुनिष्ठ और व्यवहारिक मानी जाती है। और हालांकि वे क्या है, पूर्वाग्रह और सीमाओं को भी प्रकट करते हैं। भाई सीधी सी बात क्या है, उन्होंने बहुत सारे ऐसे है ना एज ए आउटसाइडर, बहुत सारे ऐसे वेरियस क्या है ना भाई, बहुत सारी जो ऐसे कमेंट दिए थे उन्होंने। ठीक है, और विस्तृत का मतलब भाई सीधा सा आप ये बोल सकते हो कि भाई डिटेल्ड या फिर वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव, और व्यवहारिक का मतलब क्या होता है, इनसाइटफुल जो है ना,
कुछ चीजें उन्होंने प्रोवाइड की थी, और उन्होंने क्या है कुछ जो है ना बायस्ड, कुछ चीजें बायस्ड थी और कुछ चीजें क्या है मतलब भाई लिमिटेशन के अनुसार, यानी सीमाओं को भी उन्होंने प्रकट किया कि भाई क्या क्या भारतीय समाज, धर्म या फिर मान लो उस समय के क्या है मतलब भाई विज्ञान संस्कृति में क्या योगदान रहा है। चलो देखते हैं एक बार। सबसे पहले बात करते हैं धर्म के बारे में और दर्शन के बारे में। जो धार्मिक जो विविधताएं और जो दर्शन है उनके बारे में बात करते हैं। भाई रिलीजियस डाइवर्सिटी, इसको बोलते हैं रिलीजियस डाइवर्सिटी एंड फिलोसॉफी। चलो देखो क्या कह रहा है। अल बिरूनी ने भारत के धार्मिक और दार्शनिक विचारों में गहरी रुचि थी और उन्होंने संस्कृत जो है ग्रंथों का अध्ययन किया, हिंदू विद्वानों से बातचीत की। उन्होंने भारतीय धर्म, विशेष रूप से हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म पे सूक्ष्म टिप्पणियों का मौका मिला। ठीक है, तो कहने का मतलब भाई उन्होंने क्या है कुछ ऐसे नुआंस्ड ऑब्जर्वेशंस है ना, वो क्या है वो उन्होंने यहाँ पे देखी और हिंदू और बौद्ध धर्म के बारे में। तो देखो क्या क्या इन्होंने बोला। चलो हिंदू धर्म और वैदिक परंपराओं की बात करते हैं। ठीक है, हिंदुइज्म और वैदिक ट्रेडिशन की। तो देखो क्या कह रहा है, हिंदू दर्शन के प्रति बहुत सम्मान दिखाया। भाई इन्होंने थोड़ी सी रिस्पेक्ट दिखाई हिंदू धर्म के प्रति, और उनकी जो जटिलता है, जो हिंदू धर्म में जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उसको भी उन्होंने क्या किया, स्वीकार किया। अच्छा उन्होंने क्या किया, उन्होंने वेदों, उपनिषदों और पुराणों के जो केंद्रीय सिद्धांतों का वर्णन किया। भाई इन्होंने अपनी बुक में क्या है जो कुछ सेंट्रल जो टेनेंट होते हैं ना, जो वैदिक जो उपनिषद या पुराण वगैरह, उनको क्या है इन्होंने एक प्रकार से उनका जो वर्णन है वो हमें उनको क्या है डिस्क्राइब किया, एक प्रकार से उनका वर्णन किया। ठीक है, अल ब्रूनी ने कर्म की अवधारणा, पुनर्जन्म के चक्र और मोक्ष को भारतीय विचार के आवश्यक तत्वों के रूप में नोट किया। भाई सीधी सी बात है, अपने हिंदू धर्म में जो कर्मा है, कर्मा जो कर्म है उसकी अवधारणा थी, यानी कॉन्सेप्ट जो है कर्म का। उसके अलावा जो पुनर्जन्म का जो कॉन्सेप्ट है, साइकिल ऑफ रीबर्थ जिसे संसारा बोलते हैं। ठीक है, और मोक्ष जो है ना, मुक्ति, लिबरेशन जिसे हम बोलते हैं, लिबरेशन जो मुक्ति है, उसे भारतीय विचारधारा का सबसे क्या है आप ये बोल सकते हैं इसेंशियल एलिमेंट बोल दिया इन्होंने। ठीक है, इसेंशियल एलिमेंट बोला। ठीक है, तो देखो हमें छोटे छोटे पॉइंट्स ही बनाने हैं। देखो इसमें हिंदू जो विचारधारा है उसका पूरा निचोड़ इन्होंने दे दिया कि भाई यहाँ पे जो कुछ चीजें देखने को मिलती है। दूसरा क्या है, सहिष्णुता, सहिष्णुता, टॉलरेंस। भाई इन्होंने क्या बोला कि जो भारतीय हिंदू धार्मिक जो परंपराएं हैं के भीतर सहिष्णुता पर थी। कहने का मतलब जो यहाँ जो है ना, जो हमारी जो धार्मिक प्रथाएं हैं वो सहिष्णुता पे टिकी हुई थी। सहिष्णुता का मतलब क्या है, सहिष्णुता का भाई टॉलरेंस के ऊपर टिकी हुई थी। एक मिनट रुकना। उन्होंने देखो इस तथ्य की प्रशंसा की कि हिंदू, बौद्ध, जैन और अन्य विभिन्न धार्मिक समूह के साथ सह अस्तित्व में रह रहे हैं। तो इनका मतलब क्या था कि भाई देखो हिंदू कितने सहिष्णु थे, हिंदू जो भारतीय जो परंपराएं थी वो कितनी सहिष्णु थी कि वो अदर जो दूसरे धर्म थे ना उनके साथ भी वो मिलजुल के रह रहे हैं। और उन्होंने पूजा दर्शन के विविध रूपों को भी स्वीकार किया। उन्होंने बोला कि भाई जो एक्सेप्ट किया कि जो डाइवर्स फॉर्म ऑफ जो वर्शिप है ना, वर्शिप यानी पूजा करने के अलग अलग विविध जो रूप है, ठीक है, या फिलोसफी है, जो हिंदू जो फिलोसफी है उसको भी उन्होंने क्या है यहाँ पे उसको भी स्वीकार किया कि भाई यहाँ पे क्या है मतलब भाई भारतीय जो धर्म है उसमें जो भारतीय जो प्रथाएं हैं, धार्मिक जो प्रथाएं हैं वो इतनी टॉलरेंट है कि भाई बहुत सारे धर्म यहाँ पे मिलजुल के रह रहे हैं और उनके अलग अलग तरीके हैं पूजा पाठ करने के। दर्शन शास्त्र भी वहां पे अलग अलग तरीके से इवोल्व हुआ है। हालांकि वे हिंदू धर्म में बहुदेववाद और आम लोगों की मूर्ति पूजा की प्रवृत्ति के बारे में भी आलोचनात्मक थे, और वे इस जो इस्लामी
एकेश्वरवाद के विपरीत था। देखो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि कुछ क्रिटिकल चीजें भी मैंने डाल दी है इसमें, क्रिटिकल, क्योंकि भाई हमें उसके बारे में पूरा क्रिटिकल भी बताना है, ठीक है, टिप्पणी करनी है, तो हमें क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पता होना चाहिए। तो देखो हिंदू धर्म है, आप जानते हो कि भाई हिंदू धर्म में क्या है, पॉलीथीइज्म है। पॉलीथीइज्म का मतलब बहुदेववाद है। बहुदेववाद मतलब बहुत सारे भगवानों को माना जाता है। और आम लोग जो है मूर्ति पूजा की जो उनकी जो है ना, जो आइडियल वर्शिप है, यानी जो मूर्ति पूजा वगैरह करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे क्या है, अलग अलग तरह की मूर्तियां हैं, भगवानों को हम अलग अलग शेप में पूजते हैं, ठीक है। तो वो कॉमन पीपल जो यहाँ पे जो मतलब भाई जो यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं, वो भी मूर्ति पूजा और बहुत सारे भगवानों की पूजा करना, उसको क्या है इन्होंने क्रिटिकल माना, आलोचनात्मक माना, ठीक है। और जो क्योंकि इस्लाम धर्म में तो आप लोगों को पता होगा कि वो सिर्फ एक भगवान को मानते हैं, ठीक है, जो कि है अल्लाह, ठीक है। तो इस्लामिक जो एकेश्वरवाद है उसके विपरीत था जो हमारा हिंदू धर्मवाद, ठीक है। चलो जाति व्यवस्था के बारे में बात करें, अब आ जाते हैं हम जाति व्यवस्था और सामाजिक पदानुक्रम के बारे में बात करें, ठीक है। कहने का मतलब कास्ट सिस्टम और जो सोशल हायरार्की है, कास्ट सिस्टम और सोशल हायरार्की। भाई अल बिरूनी ने जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था पर विस्तृत टिप्पणी की है, जिसे उन्होंने भारतीय समाज की परिभाषित विशेषताओं में से एक रूप में देखा है। भाई इन्होंने क्या किया, जो कास्ट सिस्टम, जो वर्णा सिस्टम था, जिसे हम बोलते हैं वर्ण व्यवस्था जो थी, वर्णा सिस्टम, इसे इंडियन जो सोसाइटी है ना उसका एक फीचर माना है। क्या माना है इसे, इंडियन जो है ना अपनी जो सोसाइटी है उसका ही एक अभिन्न अंग माना है। और डिस्क्राइब किया उन्होंने 4 प्रमुख वर्णों को डिस्क्राइब किया है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का वर्णन देखने को मिलता है। और बताया किस तरह से यह व्यवस्था सामाजिक जीवन और व्यवसाय को संगठित करती है। इन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो सिस्टम है ना, ये सोशल लाइफ यानी सामाजिक जीवन है और जो ऑक्यूपेशन है उसको ऑर्गेनाइज्ड करती है, व्यवस्थित करती है, ठीक है। अब देखो सामाजिक स्त्रीकरण की आलोचना की इन्होंने। समझते हैं भाई ये क्या कह रहा है, भाई ये ज्यादातर इसने क्या है, जो सोशल जो स्ट्रेटिफिकेशन है उसका क्या क्या किया है, इन्होंने क्रिटिसिज्म किया है। देखो अल बिरूनी ने माना कि जो जाति व्यवस्था है ना भारत में गहराइयों तक समाई हुई है और उसकी जो कठोरता के आलोचक थे। कहने का मतलब इन्होंने ये बोला कि भाई जो जाति व्यवस्था है ना वो बहुत मतलब भाई डीपली इंट्रेंस्ड है इंडियन सोसाइटी में, गहराइयों तक समाई हुई है। और ये जो है ना किसके मतलब इनका जो है ना मेन क्रिटिसिज्म था उसकी रिजिडिटी के ऊपर, कठोरता के ऊपर, ठीक है। अब देखो उन्होंने इसे सामाजिक अलगाव के रूप में भी देखा और बताया कि कैसे उससे क्या है असमानताएं पैदा होती है। भाई इन्होंने क्या देखा कि भाई इससे क्या है, ये एक प्रकार का सोशल सेग्रीगेशन है, यानी सामाजिक बहिष्कार बोल सकते हो। भाई आप एक कम्युनिटी का आप सीधा सीधा बहिष्कार कर रहे हो, क्यों? क्योंकि वो शूद्र है और एक कम्युनिटी उसे क्या करती है, अपने से अलग थलग रखती है, तो सोशल सेग्रीगेशन की तरह माना। और इससे क्या होता है, इनइक्वालिटीज आती है, असमानताएं पैदा होती है, ठीक है। अच्छा और इन्होंने क्या बोला, इन्होंने टिप्पणी की कि जातिगत जो विभाजन है ना जिसके कारण सामाजिक गतिशीलता में भी कमी आई है, जिससे व्यक्ति अपनी जन्म से ही भूमिका तक सीमित हो जाता है, चाहे वो पुरोहित हो, युद्ध, वाणिज्य या दासता के माध्यम से हो। भाई इन्होंने क्या बोला, जो ये सोशल मोबिलिटी है ना उसकी कमी के चलते, सोशल मोबिलिटी कहने का मतलब तो जातिगत जो विभाजन है उसमें क्या है, गतिशीलता की जो कमी है, सामाजिक गतिशीलता की कमी आई है, जिससे क्या है जो इंडिविजुअल आदमी है ना उसका रोल पहले से ही फिक्स हो जाता है। जैसे उसने जन्म लिया डिसाइड हो जाता है कि भाई उसको क्या करना है, कि भाई वो अगर ब्राह्मणों में पैदा हुआ तो ब्राह्मण ही होगा, अगर वो मान लो क्षत्रिय में पैदा हुआ तो युद्ध के लिए युद्ध करेगा, दास का अगर देखें तो कहने का मतलब भाई अगर मान लो शूद्र है तो यानी भाई वो दास बन के रहेगा। तो ये है ना पहले से ही तय हो जाता है जैसे उसका जन्म होता है, और ये जो है ना कहीं समाज के लिए बहुत गलत है, ठीक है। अच्छा ब्राह्मणवादी श्रेष्ठता, अब यहां पे क्या दे रखा है भाई, ब्राह्मणिकल
मतलब भाई क्या बोलते हैं, सुप्रियोरिटी भी बोलते हैं इसको। भाई देखो, अल बरूनी ने विशेष रूप से ब्राह्मणों पुरोहित वर्ग की विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति पर ध्यान दिया। भाई क्या होता है, ब्राह्मण पुरोहित वर्ग थे, उनको विशेष अधिकार मिले हुए थे, प्रिविलेज्ड पोजीशन पे थे वे लोग, ठीक है। और जो प्रिस्टली जो क्लास होती थी, यानी ब्राह्मण जो होते हैं, उनको क्या बोलते थे भाई, पूजनीय थे ये। धार्मिक और बौद्धिक मामलों में इनको अधिकार मिला हुआ था कि भाई जो धर्म का और जो आप यूं बोल सकते हो कि जो ब्राह्मण वगैरह जो थे, रिलीजियस और इंटेलेक्चुअल जो मैटर्स थे, उनके लिए इनको विशेष दर्जा मिला हुआ था, ठीक है। इनको क्या है, एक प्रकार से क्या है कि भाई ये पहले से यूं समझ लो रिजर्व थे इसके लिए। इन्होंने शिक्षा और धार्मिक ग्रंथों पर अपना एकाधिकार की आलोचना की कि भाई जो शिक्षा और धार्मिक ग्रंथ है उस पे क्या है, सिर्फ इन्हीं लोगों का अधिकार था, जो नीचे तबके के लोग थे उनको नहीं था। जिसने ज्ञान तक पहुंच के अन्य क्या है, अनन्य बना दिया। भाई सीधी सी बात क्या है, इसका कहने का मतलब ये है कि भाई इनको जो स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था, और उन्होंने क्या किया कि भाई इन्होंने मतलब भाई ये सारी चीजें सीखने के बाद उसी को लोगों के लिए क्या बना दिया कि भाई ये लोग नहीं सीख सकते। अब देखो, एक यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे है, अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी, जिसे बोलते हैं अनटचेबिलिटी। भाई उन्होंने अछूतों और जाति व्यवस्था से बाहर के लोगों पर भी टिप्पणी की। उन्होंने आज दलित के रूप में जाना जाता है जिन्हें, अल बरूनी ने निचली जातियों के प्रति भेदभाव व्यवहार पर आश्चर्य व्यक्त किया, और जिन्हें होशिया पर रखा गया था विभिन्न प्रकार के सामाजिक बहिष्कार के अधीन किया जाता है। कहने का मतलब क्या है, जो अनटचेबल थे ना, उन्हें अपने कास्ट सिस्टम से दूर रखा उन्होंने, जिसे आज के टाइम में क्या बोलते हैं, दलित बोलते हैं। अल बरूनी ने क्या है, वो मतलब भाई बहुत ज्यादा शौक में था और डिस्क्रिमिनेटरी भी था कि भाई उसने क्या है भाई, एक प्रकार से ये जो व्यवस्था थी उसके क्या थे, खिलाफ था सीधा सीधा, ठीक है। क्योंकि ये जो सोसाइटी, जो ये कास्ट थी, ये मार्जिनलाइज्ड थी और इनका जो है ना सोशल जो है ना सामाजिक बहिष्कार के अधीन थी। कहने का मतलब इनको विभिन्न प्रकार से सामाजिक बहिष्कार देखने को मिलता था। मंदिरों में नहीं जाना है, ठीक है, हमारे सामने नहीं आना है, हमें नहीं छूना है। ये जो है ना अनटचेबिलिटी, ये हमारे समाज में कहीं ना कहीं हमारे जो समाज को बहुत पीछे ले गई, ठीक है। तो उसके क्या थे, ये क्रिटिकल थे। अच्छा, भाषा और साहित्य की बात करें, भाषा और साहित्य की बात करें तो लैंग्वेज और लिटरेचर की बात करें तो भाई देखो, यहाँ पे अल बरूनी है संस्कृत भाषा को समझने के लिए पर्याप्त प्रयास किए, जिसे उन्होंने विज्ञान, गणित, दर्शन और खगोल विज्ञान सहित भारतीय ज्ञान प्रणालियों को खोलने की कुंजी के रूप में पहचाना। भाई इन्होंने क्या किया, भाई जो संस्कृत भाषा है उसको समझने के बहुत सारे एफर्ट्स किए, ताकि भाई वो जो हमारे जो संस्कृत भाषा में लिखे गए बहुत सारे ग्रंथ है, जहाँ पे गणित, दर्शन, जो खगोल विज्ञान, विज्ञान, इन सब को वो समझ सके। उनकी क्या है, एक प्रकार से क्या समझा इसमें, की टू अनलॉकिंग द इंडियन नॉलेज सिस्टम, ठीक है, जो भारतीय ज्ञान प्रणाली है उसको खोलने की कुंजी माना है इसने। अच्छा, यहाँ पे देखो, उन्होंने संस्कृत भाषा की समृद्धि और निहित ज्ञान के व्यापक भंडार की प्रशंसा की है। भाई उन्होंने क्या किया, जो संस्कृत लिटरेचर था उसकी रिचनेस जो है ना, रिचनेस था, उसको प्रेज किया है, एक प्रकार से उसकी क्या की है, प्रशंसा की है। अल बरूनी ने देखा कि जो भारतीय प्राचीन और प्रतिष्ठित होने के बावजूद भी उनमें ज्यादातर ब्राह्मणों का प्रभुत्व था। इन्होंने क्या देखा कि भाई जो ये जो है ना लैंग्वेज इतनी एंशियंट और प्रेस्टीज होने के बावजूद भी ज्यादातर के ऊपर क्या है, ब्राह्मणों का अस्तित्व, मतलब भाई प्रभुत्व देखने को मिलता था, ब्राह्मणों का डोमिनेंस देखने को मिलता था, जिसने क्या है भारत में बौद्धिक जीवन पर उनके नियंत्रण को मजबूत किया। कहने का मतलब किन के बौद्धिक जीवन को, ब्राह्मणों के बौद्धिक जीवन को, ठीक है। तो क्यों, उनका कंट्रोल था पूरा इसी के ऊपर। तो सारी जो जितने भी जो संस्कृत से रिलेटेड या ज्ञान है वो हमें कहां देखने को मिलता था, ब्राह्मण जो होते थे उनके पास, ठीक है। उन्होंने वेदों और पुराणों जैसे ग्रंथों की प्रशंसा की, लेकिन यह भी कहा कि उनमें कई अत्यधिक तकनीकी और काव्यात्मक रूप में लिखे गए थे,
जिससे बाहरी लोगों के लिए उचित मार्गदर्शन के बिना उनकी व्याख्या करना मुश्किल हो जाता था। भाई इन्होंने सीधा सा क्या बोला कि जो वेद और पुराण जो होते थे ना, उनकी क्या है, उनकी भी प्रशंसा की, और उन्होंने ये क्या, उनको एडमायर किया, और उनको बोला कि जो भी चीजें लिखी गई है, ये बहुत सारी क्या है, टेक्निकल और काव्यात्मक मतलब पोइटिक फॉर्म में लिखा गया है इनको, और इनको पढ़ने के लिए किसी बाहरी लोग की जो मतलब भाई उचित जो है ना मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो इन सबको समझने वाला हो ना, वो ही से समझा सकता है। तो जो आम जो लोग थे ना, वो इसको नहीं समझ पाते थे, ठीक है, तो इसीलिए ब्राह्मणों की जरूरत पड़ती थी। अच्छा, विज्ञान और गणित की बात करें तो देखो, उन्होंने विज्ञान और गणित में भारतीय उपलब्धियों पर अल बिरूनी ने भाई अवलोकन में उनकी क्या है टिप्पणियों को सबसे सराहनीय पहलू में से एक थे। उन्होंने खगोल विज्ञान, चिकित्सा और गणित जैसे क्षेत्रों में भारतीय विशेषता की जो है मतलब विशेषज्ञता की क्या है प्रशंसा की है। भाई सीधी सी बात है, उन्होंने क्या है संस्कृत भाषा के मतलब भाई आप संस्कृत भाषा के अलावा भाई उन्होंने साइंस और मैथमेटिक्स के ऊपर भी बात की, और उन्होंने क्या बोला कि ये जो चीजें हैं उनको एडमायर किया कि भाई किस प्रकार से खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी, चिकित्सा यानी मेडिसिन, और जो मैथमेटिक्स है इन्होंने भारतीय जो विशेषता है उसकी प्रशंसा की। जैसे गणित की बात करें, वे अंक गणित और ज्योमेट्री जो है यानी ज्योमेट्री है, वे भारतीय योगदान के विशेष रूप से प्रभावित थे, और विशेष रूप से शून्य और दशमलव संकेतन की अवधारणा जिन्होंने महत्वपूर्ण प्रगति के रूप में देखा गया है। भाई इन्होंने क्या किया कि भाई एक प्रकार से अगर देखा जाए तो ये जो है ना प्रभावित थे मैथमेटिक्स से, और मैथमेटिक्स में भी अर्थमेटिक और ज्योमेट्री से, क्योंकि ये जो है ना जीरो का जो कॉन्सेप्ट था, डेसिमल नोटेशन था, इससे बहुत प्रभावित हुए थे, और इसे क्या है एक सिग्निफिकेंट क्या है एडवांसमेंट माना है हमारी सोसाइटी का। साथ में इन्होंने क्या किया, उस गणितिक जो कार्य है उसे अरबी में अनुवाद किया, और इस्लामी दुनिया तक भारतीय ज्ञान का प्रसार करने में भी मदद मिली। सीधी सी बात है, इन्होंने अरब में ट्रांसलेट किया जो इंडियन मैथमेटिकल जो वर्क है उसको, और इस्लामिक वर्ल्ड तक पहुंचाया। खगोल विज्ञान की बात करते हैं, भाई अल बिरूनी ने खगोल विज्ञान पर भारतीय कार्यों का भी अध्ययन किया है, जिसमें ग्रहों की स्थिति, भारतीय चंद्र कैलेंडर प्रणाली की गणना करने के लिए उपयोग किए जाने वाली गतिविधियां शामिल थी। उन्होंने स्वीकार किया कि भारतीयों को आकाशीय पिंडों की गति के बारे में उन्नत ज्ञान है। भाई अल बिरूनी है, इन्होंने क्या है एस्ट्रोनॉमी के बारे में भी बात की। उन्होंने बोला कि ये जो मेथड है जो कैलकुलेट करता है जो प्लेनेट है उनकी पोजीशन वगैरह को, ठीक है, ग्रहों की जो स्थिति है उसको कैलकुलेट करता है, ठीक है, और ये जो सिस्टम है हमारा जो चंद्र कैलेंडर प्रणाली पे आधारित था, जिसे हम बोलते हैं लूनर जो है ना, लूनर कैलेंडर सिस्टम भी बोलते हैं। और इन्होंने साथ में क्या बोला, भारतीयों को जो है ना इंडियंस को क्या है एडवांस नॉलेज थी किसकी, भाई उन्नत ज्ञान था, एडवांस नॉलेज थी किसकी, आकाशीय पिंडों की गति की, कहने का मतलब जो मूवमेंट ऑफ जो सेलेस्टियल बॉडी होती है ना उनके बारे में उन्नत ज्ञान था। हालांकि उन्होंने कभी कभी भारतीय दृष्टिकोण को धार्मिक मान्यताओं पर अत्यधिक निर्भर पाया, और उन्हें इस्लामी विज्ञान की आधुनिक अनुभवजन्य सॉरी प्रकृति के रूप में देखा। क्या कहना चाह रहा है कि भाई जो ये इनको क्या पाया कि भाई जो अप्रोच है ना जो ये ज्यादातर रिलीजन पर आधारित थी। ये जो भी हमारा जो भारतीय जो दृष्टिकोण है उसको उन्होंने रिलीजन पर आधारित माना, धर्म पे आधारित माना, और साथ में इन्होंने क्या बोला कि जो ये है ना एम्पीरिकल जो है ना नेचर जो है ना इस्लामिक साइंस का वो हमें देखने को नहीं मिलता यहाँ पे, ठीक है। चलो पांचवा जो पॉइंट है विदेशियों के प्रति भारतीयों के रवैये के बारे में। भाई देखो अल बिरूनी की भारतीय समाज की आलोचना में एक उनकी अलगाववादी प्रवृत्ति और सांस्कृतिक श्रेष्ठता की भावना थी। क्या कह रहा है कि जो अल बिरूनी है वो अगर वो जो किसी चीज इंडियन सोसाइटी के जो क्रिटिसिज्म कर रहा था उसमें इंसुलैरिटी आप बोल सकते हो, अलगाववादी जो प्रवृत्ति है, ठीक है,
और साथ में जो कल्चर सुपीरियोरिटी जो है ना, वो उनके मतलब भाई आलोचनाओं में देखने को मिलता है। उन्होंने देखा कि जो भारतीय अक्सर बाहरी लोगों के, खास तौर पर जो विदेशियों को संदेह और तिरस्कार की दृष्टि से देखते, जिससे उसे मलेच्छ यानी बर्बर और अशुद्ध लोग मानते हैं। भाई सीधी सी बात है, जो बाहरी लोग होते थे उसे क्या है भाई, आप सीधी सी बात, अपने यहाँ पे अपने समाज में जो एक प्रकार से वर्ण व्यवस्था इतनी अंदर गहराइयों तक चली गई थी कि अगर कोई बाहर का व्यक्ति भी आता था, तो आज भी देखो कोई बाहर का व्यक्ति आता है तो क्या बातें होती है कि भाई ये पता नहीं किस कास्ट का हो, कैसा हो। तो वो जो है ना, ये जो तिरस्कार की जो दृष्टि से देखा जाता था, जो बाहरी जो लोग होते थे, यानी उन्हें अशुद्ध माना जाता था एक प्रकार से, ठीक है, यानी बारबेरियन या फिर क्या है, इम्प्योर जो है व्यक्ति यानी पीपल की तरह माना जाता था। सांस्कृतिक गौरव की बात करें तो देखो यहाँ पे क्या है, एक प्रकार से कल्चरल प्राइड है, वह भारतीय है। खास तौर पर जो शिक्षित ब्राह्मण जो होते थे, सांस्कृतिक जो है ना स्वभाव मतलब रूप से श्रेष्ठ मानते थे वो अपने आप को, और वो अक्सर भारतीय सभ्यता को मानवीय उपलब्धियों की शिखर पर मानते थे। इन संस्कृतियों के बारे में जानने या विदेशी विचारों से जुड़ने में रुचि नहीं रखते थे, और कहा जाता था कि आत्मनिर्भरता की यह भावना के कारण भारत सीमाओं से परे दूर के दुनिया मतलब परे दुनिया के बारे में जिज्ञासा की कमी हुई। भाई सीधी सी बात है, ये लोग क्या थे भाई, जो इंडिया में क्या था कि ज्यादातर लोग हमारे जो कल्चर है उसको इतना प्राइड फील करते हैं कि हमें दूसरों के कल्चर को सीखने की क्या है, हमें मतलब दूसरों के कल्चर को अपनाना या सीखने से क्या है दूर रखता है। जिसकी वजह से क्या है कि जो दूसरे जो विदेशी विचार थे या दूसरों की संस्कृति जानने हैं, उसमें हम रुचि नहीं रखते थे, जिसकी वजह से जो आत्मनिर्भरता की जो भावना है ना वो उत्पन्न हो जाती थी हमारे लोगों के अंदर ही, सेल्फ सफिशियंसी आ जाती थी, ताकि भाई क्या है हम इन सब चीजों से दूर जो दुनिया है उसको जानने की क्या है हमारे यहाँ पे कमी रही, और हम अपनी सीमाओं से दूर नहीं गए। ये भी हमें यहाँ पे देखने को मिला। अच्छा, विदेशी प्रभाव का भी प्रतिरोध देखने को मिला। भाई अल ब्रूनी, विदेशी प्रभाव का मतलब क्या है भाई, जो फॉरेन जो इन्फ्लुएंस है ना उससे भी रेजिस्टेंस रहे, एक प्रकार से रेजिस्टेंस टू फॉरेन इन्फ्लुएंस। भाई अल ब्रूनी के को लगा कि जो यह अंतर्मुखी रवैया ज्ञान और विचारों का आदान प्रदान में बाधा है। कहने का मतलब ये है जो इनवर्ड लुकिंग एल्टीट्यूड मतलब एटीट्यूड है ना, इनवर्ड लुकिंग जो एटीट्यूड है हमें जो देखने को मिलता है, मतलब भाई एक प्रकार से जो एटीट्यूड है जो देखने को मिलता है इंडियंस का, वो जो है ना जो बाहरी जो विचार थे ना उनसे वो दूर रहे। उन्होंने अफसोस जताया कि भारतीय विद्वानों को नए विचारों से परिचित कराना मुश्किल था। वे अपने पारंपरिक जो ज्ञान थे ना प्रणाली उसमें पूर्ण विश्वास रखते थे, पूर्ण विश्वास। कहने का मतलब क्या था कि भाई उनके अंदर जो नए आइडियाज जो है ना, वो जो इंडियन स्कॉलर्स है वो क्या है नए आइडियाज को वो एक्सेप्ट नहीं करते थे, डिफिकल्ट रहता था उनके लिए। और वो क्या करते थे, वो जो अपने जो खुद के जो ट्रेडिशनल सिस्टम है ना, ट्रेडिशनल जो वैल्यूज है उससे दूर नहीं जाते थे, उससे दूर जाने से वो डरते थे। तो ये जो है ना बहुत गहराइयों तक चली गई थी ये चीजें। अच्छा, भारतीय रीति रिवाज और प्रथाएं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो कहने का मतलब इंडियन कस्टम और जो प्रैक्टिस है उसकी अगर मैं बात करूं तो भाई देखो जो भारतीय रीति रिवाज परंपराओं का जो वर्णन है, उनके जो त्योहार है, अनुष्ठान है, रोजमर्रा की जो प्रथाएं हैं वो भी इनकी बुक में शामिल थी। जैसे धार्मिक अनुष्ठान की बात करें तो हिंदू धार्मिक समारोह विशेष रूप से मंदिरों में पूजा और देवताओं के प्रसाद चढ़ाने से संबंधित अनुष्ठानों में दिलचस्पी थी। हालांकि उन्होंने अक्सर इस अनुष्ठानों को अत्यधिक विस्तृत और अंधविश्वास पर आधारित माना है। भाई इन्होंने क्या किया भाई, ये जो ज्यादातर जो हिंदू जो ट्रेडिशन था वो किस पे डिपेंडेंट था, जो रिलीजियस सेरेमनी जो होती थी, टेम्पल वर्शिप जो होती थी, मंदिरों में जो पूजा पाठ, ठीक है, या फिर आइडियल वर्शिप हो गया, ठीक है, या फिर मान लो देवताओं को कुछ प्रसाद चढ़ाना हो गया, ऑफरिंग टू द डे मतलब जो डेटीज जो होते थे हमारे, ठीक है। इसके अलावा जो बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स थे
जो रोजमर्रा की जो है ना भाई ऐसे अनुष्ठान वगैरह जो हो गए, अंधविश्वास है, ठीक है, सुपरस्टिशन है, उसके ऊपर आधारित थे। तो वो अक्सर इनके क्या थे, वो आलोचनात्मक थे एक प्रकार से। अच्छा, त्योहार और समारोह की बात करें तो भारतीय त्योहार समारोह में दस्तावेजीकरण किया और उन्होंने धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उनकी सांस्कृतिक समृद्धि की सराहना की। कभी कभी उन्होंने अत्यधिक और अपनी धार्मिक संवेदनाओं के अनुरूप नहीं माना। इन्होंने क्या बोला कि जो जो ये बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स इन्होंने देखे जो फेस्टिवल और जो सेरेमनी से रिलेटेड जो थे, रिलीजियस और उनका जो है ना एक धार्मिक महत्व, रिलीजियस सिग्निफिकेंस देखा। साथ में उन्होंने क्या देखा कि भाई जो सांस्कृतिक और समृद्धि की सराहना की उन्होंने, भाई जो हमारे यहाँ पे जो कल्चरल रिचनेस है उसकी भाई क्या किया, उसको भी अप्रिशिएट किया उन्होंने। और कभी कभी उन्होंने क्या अत्यधिक और अपनी जो धार्मिक जो संवेदनाओं के अनुरूप नहीं माना। कहने का मतलब भाई जब वो अगर उसे इस चीज को देखते थे तो एक्सेसिव नहीं देखने को मिला, भाई जो एक प्रकार से ना ही अपनी बाउंड्री से बाहर गए। तो कहने का मतलब ये था कि भाई वो अपने जो है ना बाउंड्री के अंदर ही रहे अपने त्योहारों के लिए। अब देखो निष्कर्ष क्या हो सकता है, निष्कर्ष एक कंक्लूजन अगर देखें तो कंक्लूजन में देखो क्या बोला है, अल ब्रूनी की भारतीय समाज की टिप्पणी एक विस्तृत और अधिकांश भाग के लिए एक ऐसी संस्कृति का सम्मानजनक चित्रण प्रस्तुत करती है जो उनकी अपनी संस्कृति से बहुत अलग थी। ठीक है, सीधी सी बात है भाई। भाई अल ब्रूनी ने अगर कमेंट किया है तो वो डिटेल्ड में, तो वो क्या मेन क्या था, वो ये देखना चाह रहा था कि भाई जो ये जो है ना संस्कृति है हमारी संस्कृति से कितना अलग है। वह उत्सुक पर्यवेक्षक और विद्वान थे। ठीक है, तो कहने का मतलब भाई बहुत अच्छे ऑब्जर्वर बोल सकते हो, ठीक है, अच्छे स्कॉलर बोल सकते हो, और जिज्ञासु थे, जानना चाहते थे। उनका जो दृष्टिकोण था ना काफी हद तक वस्तुनिष्ठ था यानी ऑब्जेक्टिव था, और इस्लामिक जो है ना पृष्ठभूमि से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने भारतीय बौद्धिक और सांस्कृतिक जीवन के कई पहलुओं की प्रशंसा की, जैसे खासतौर पर खगोल विज्ञान, गणित, दर्शन, इन क्षेत्र में। जबकि उन्होंने जो जाति व्यवस्था, सामाजिक असमानता, अलगाववादी जो प्रवृत्ति है उसकी आलोचना की। अल ब्रूनी के लेखन एक शिक्षित बाहरी व्यक्ति की नजर से मध्ययुगीन भारतीय समाज को समझने के लिए एक मूल्यवान स्रोत माना मतलब भाई बना हुआ है। उनके काम की अक्सर तुलनात्मक जो है ना पद्धति और सांस्कृतिक संवेदनशीलता के लिए प्रशंसा की जाती है, भले ही वह कुछ पूर्व ग्रहों को भी दर्शाता हो। कहने का मतलब सीधा सा क्या है कि जो अल ब्रूनी की जो राइटिंग है वो वैल्यूएबल सोर्स है, ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग है ना जो मिडिवल इंडियन सोसाइटी की, वो एक एजुकेटेड आउटसाइडर की नजर से अगर हम देखें तो उनके जो काम को हम क्या है भाई प्रशंसा कर सकते हैं उनके काम की। ठीक है, और साथ में क्या है कंपेरेटिव जो है ना उन्होंने मतलब भाई मेथड जो सांस्कृतिक संवेदनशीलता, तुलनात्मक जो पद्धति है, कल्चरल सेंसिटिविटी है, इन सब को देखते हुए और उनके जो है ना पूर्व आग्रह, कहने का मतलब भाई उनके जो कुछ बायसेस जो चीजें थी ना वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिली। तो एक प्रकार से क्या है ये हमारा इसका एक मतलब भाई एक अच्छा आंसर हो सकता था। आप मैंने तो इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट दिए हैं, आप क्या है इन पॉइंटों को क्या है और भी मतलब भाई छोटा करके लिख सकते हो। आपको बस इतना करना है कि भाई 250 वर्ड और मान लो भाई उससे भी कम में अगर बनाना है, 12 नंबर का अगर क्वेश्चन बनाना है तो 150 वर्ड हो जाएंगे, 200 वर्ड हो जाएंगे। ठीक है, और अगर मान लो 10 नंबर का है तो 150 वर्ड में इसको तब्दील कर लो। ठीक है, ये इंग्लिश में और दिखा देता हूं। ठीक है, तो की ऑब्जर्वेशन क्या थी इसकी, भाई सबसे पहले तो देखो यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो ये इंट्रोडक्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हमने पूरा पढ़ा जो जो चीजें हैं इसके अंदर। ठीक है, फिर की ऑब्जर्वेशन अगर देखें तो यहाँ पे क्या देखोगे कि भाई रिलीजियस डाइवर्सिटी फिलोसॉफी के बारे में पढ़ा, फिर हिंदुइज्म के बारे में पढ़ा, ठीक है, कि भाई वैदिक ट्रेडिशन क्या था, फिर हमने देखा कि भाई किस प्रकार से टॉलरेंट थी इंडियन सोसाइटी, और थोड़ा सा हमने क्रिटिकल चीजें देख ली इनकी। ठीक है, उसके बाद अगर हम जाए तो दूसरा जो पॉइंट था वो क्या था हमारा कास्ट सिस्टम से रिलेटेड था, सोशल हायरार्की। इसमें भी भाई
जो क्रिटिसिज्म देखने को मिला कि इसका कास्ट जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है उसका, ठीक है। ब्राह्मणिकल सुप्रियोरिटी जो है वो देखने को मिली, अनटचेबिलिटी के बारे में भी पढ़ा हमने पूरा, ठीक है। लैंग्वेज लिटरेचर के बारे में देखा, लैंग्वेज लिटरेचर के बारे में देखा कि किस प्रकार से उन्होंने जो हमारे वेदों पुराणों और हमारे जो यहाँ पे जो मैथमेटिक्स जो फिलोसॉफिकल जो वर्क था उसके ऊपर उन्होंने पढ़ा, ब्राह्मणों के बारे में बात की इन्होंने, ठीक है। साइंस और मैथमेटिक्स के बारे में बात की, ठीक है। मैथमेटिक्स जो है और एस्ट्रोनॉमी है उसके बारे में बात की इन्होंने, ठीक है। तो ये हमारे पास देखो ये थोड़ा सा क्या है भाई, एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स के बारे में भी लिख सकते थे, कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो के बारे में बात की, डेसिमल के बारे में बात की, इंडियन जो एटीट्यूड्स है फॉरेनर्स के प्रति उसके बारे में बात की कि भाई किस प्रकार से जो इंडियंस हैं वो अपने कल्चरल प्राइड को ज्यादा तवज्जो देते हैं, साथ में क्या है जो फॉरेन इन्फ्लुएंस है उसके प्रति क्या है रेजिस्टेंस है, कि वो जल्दी से किसी भी बाहरी जो नॉलेज है उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे, ठीक है। इंडियन कस्टम्स है, प्रैक्टिसेस हैं उसको फॉलो करते थे, जैसे रिलीजियस रिचुअल्स है, फेस्टिवल सेरेमनीज वगैरह जो होती है उनको कितना डीपली वो क्या है फॉलो करते हैं, त्योहार वगैरह जो बनते हैं, सेरेमनीज जो होती हैं, ठीक है। और बाद में हमने क्या है एक अच्छा कंक्लूजन देख लिया, ये हमारे पास क्या आ गया, एक अच्छा कंक्लूजन हो गया। तो ये सारी चीजें हैं आज के क्वेश्चन में थी, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा, इसको ट्राई किया होगा अच्छे से, जो जो गलतियां थी आप उसको ठीक कर लेना, दोबारा से लिख के देखना, इसको ट्राई करके देखना। और मैं दोबारा से वो क्वेश्चन दिखा देता हूं कि जो कल के लिए जो क्वेश्चन है वो क्या है, गिव क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ सुल्तान फिरोज शाह तुगलक एज ए रूलर, ठीक है। तो ये क्या है आपका कल के लिए क्वेश्चन हो जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।